नमस्कार, स्वागत है आपका राजधानी लाइव में और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। पंजाब में कोरोना संक्रमण से हालात बिगड़ते जा रहे हैं, लेकिन प्रदेश के 12 जिला ऐसे भी हैं जो इस लहर पर काबू पाए हुए हैं। इन जिलों में लोगों की जागरूकता के कारण अभी तक संक्रमण दर दहाई का आंकड़ा नहीं पार कर पाया है। और बता दें कि इन जिलों में अभी तक संक्रमण दर 10% से भी कम है। किसी भी राज्य या देश में संक्रमण की दर को महामारी के आकलन के लिए एक महत्वपूर्ण पैमाना माना जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार यह दर हमें इस बात का सबूत देती है कि क्या कोई समुदाय संक्रमण का पर्याप्त परीक्षण कर पा रहा है या नहीं। और पंजाब में फिरोजपुर, मानसा और गुरदासपुर जिलों में संक्रमण दर दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाया है। आंकड़ों के अनुसार मई में इन जिलों में संक्रमण दर का औसतन स्तर 3% तक रहा, जबकि अन्य 9 जिलों में भी संक्रमण दर 10% से अधिक नहीं पहुंच पाई है। विशेषज्ञों के अनुसार लोगों द्वारा नियमों का सही तरह से पालन करने और प्रशासनिक स्तर पर बेहतर प्रबंधन के कारण यहां के हालात बेहतर बने हुए हैं। तो पंजाब में कोरोना संक्रमण से हालात बिगड़ते जा रहे हैं, लेकिन प्रदेश के 12 जिले ऐसे भी हैं जो इस लहर पर काबू पाए हुए हैं और इन जिलों में लोगों की जागरूकता के कारण अभी तक संक्रमण दर दहाई का आंकड़ा नहीं पार कर पाया है। बता दें कि इन जिलों में अभी तक संक्रमण दर 10% से भी कम है। किसी भी राज्य या देश में संक्रमण की दर को महामारी के आकलन के लिए एक महत्वपूर्ण पैमाना माना जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार यह दर हमें इस बात का सबूत देती है कि क्या कोई समुदाय संक्रमण का पर्याप्त परीक्षण कर पा रहा है या नहीं। और पंजाब का अगर जिक्र करें तो पंजाब में फिरोजपुर, मानसा और गुरदासपुर जिलों में संक्रमण दर दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई है। आंकड़ों के अनुसार मई में इन जिलों में संक्रमण दर का औसतन स्तर 3% तक रहा, जबकि अन्य जिलों में भी संक्रमण दर 10% से अधिक नहीं पहुंच पाई है। विशेषज्ञों के अनुसार लोगों द्वारा नियमों का सही तरीके से पालन करने और प्रशासनिक स्तर पर बेहतर प्रबंधन के कारण यहाँ के हालात बेहतर बने हुए हैं। तो जहाँ कोरोना संक्रमण एक तरफ लगातार फैलता हुआ नजर आ रहा है, लगातार अपने पैर पसार रहा है, और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जगतार सिंह बुल्लर जुड़ चुके हैं सहयोगी। जगतार, जिस तरीके से लगातार ये कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन इन जो 12 जिलों का जो जिक्र किया जा रहा है पंजाब में, जहां पर संक्रमण दर बेहद कम देखने को मिल रही है, आखिर क्या वजह है? यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों की क्या अन्य जिलों के अपेक्षा बेहतर मापदंड अपनाए जा रहे हैं या बेहतर तरीके से पालन कराए जा रहे हैं लॉकडाउन नियमों का? तो संपर्क फिर से करेंगे। तो पंजाब में कोरोना के संक्रमण हालात बिगड़ते जा रहे हैं, लेकिन 12 ऐसे जिले हैं जहां पर इस लहर का असर दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि वहां पर यह बताया जा रहा है कि जो प्रशासनिक अमला है वो नियमों का पालन कराने में और उनकी जो स्ट्रेटजी बनी हुई है वो बेहतर तरीके से काम कर रही है, जो बनाई गई है। और वहाँ की टीम जो है, इस वजह से कहीं ना कहीं ये जो संक्रमण का दर है, जो संक्रमण का स्तर है, वो बेहद कम नजर आ रहा है। और 12 जिले ऐसे हैं जो लहर पर काफी काबू पाए हुए हैं। इन जिलों में लोगों की जागरूकता के कारण अभी तक संक्रमण का दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाया है। और बता दें कि जिलों में अभी तक संक्रमण दर 10% से भी कम है। किसी भी राज्य या देश में संक्रमण की दर को महामारी के आकलन के लिए एक महत्वपूर्ण पैमाना माना जाता है। दरअसल विशेषज्ञों के अनुसार यह दर हमें इस बात का सबूत देती है कि क्या कोई समुदाय संक्रमण का पर्याप्त परीक्षण कर पा रहा है या नहीं। और पंजाब में अगर जिक्र करें तो पंजाब में फिरोजपुर, मानसा और गुरदासपुर जिलों में संक्रमण दर दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई है। आंकड़ों के अनुसार मई में इन जिलों में संक्रमण दर का औसतन स्तर 3% तक रहा है, जबकि अन्य 9 जिलों में भी संक्रमण दर 10% से अधिक नहीं पहुंच पाई है। विशेषज्ञों के अनुसार लोगों द्वारा नियमों का सही तरीके से पालन करने और प्रशासनिक स्तर पर बेहतर प्रबंधन के कारण यहाँ के हालात बेहतर बने हुए हैं। तो जहां एक तरफ लगातार कोरोना अपने पैर पसार रहा है, लगातार कोरोना महामारी से लोग परेशान हैं, तो वहीं पंजाब के इन 12 जिलों से एक अच्छी खबर भी है, जहां पर लोगों की जागरूकता के चलते और प्रशासनिक स्तर पर बेहतर प्रबंध के कारण
वहां पर कोरोना का प्रकोप देखने को नहीं मिल रहा है। ये एक अच्छी खबर है पंजाब से। ये 12 जिले ऐसे हैं जहां पर कोरोना काबू में है, कोरोना नियंत्रण में है। वहां पर दहाई का आंकड़ा भी कोविड नहीं पार कर पा रहा है। तो ये बताए जा रहे हैं कि वहां के जो हालात हैं वो बेहतर हैं और इसकी वजह। और एक बार फिर से हमारे सहयोगी जगतार सिंह बुल्लर जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। जगतार सिंह, जिस तरीके से लगातार इन 12 जिलों का जिक्र किया जा रहा है कि इन 12 जिलों में संक्रमण दर दहाई का आंकड़ा नहीं पार कर पा रहा है, काफी कम है अन्य जिलों के अपेक्षा, तो क्या लगता है कि यहाँ का जो प्रशासनिक अमला है वो बेहतर तरीके से काम कर रहा है अन्य जिलों की अपेक्षा? देखिए, अगर पंजाब की बात करें तो काफी केस बढ़ भी रहे हैं और काफी कह सकते कि मृत्यु भी हो रही है। और अगर हम कल की बात करें तो 170 के ज्यादा लोग कल कोरोना से अपनी जिंदगी खो बैठे हैं। ये काफी कई जिलों में काफी सख्ती की जा रही है। और अगर हम बहाली की बात करें तो वहाँ ऑड इवन नंबर शुरू हो चुका वीकेंड पे। लुधियाना में काफी सख्ती की जा रही है। तो सरकार की तरफ से काफी लगातार आदेश भी जारी की जा चुके हैं कि जो फिजिकल डिस्टेंस है वो रखा जाए, मास्क लगाया जाए और लोगों को भी कीजिएगा कि अपने आप पे कंट्रोल करें। हालांकि लॉकडाउन के कल विरोध के किसानों ने दुकानें खुलवाने की कोशिश की, लेकिन व्यापारियों ने विरोध भी किया। तो ये कह सकते हैं काफी इस हिसाब से पंजाब सरकार की तरफ से कोशिश भी की जा रही है और लोगों को आदेश भी दिए जा रहे हैं। जी बिल्कुल जगतार सिंह, लेकिन जिस तरीके से पंजाब में फिरोजपुर, मनसा और गुरदासपुर का जो जिक्र किया जा रहा है कि यहाँ पर जो आंकड़ा है वो दहाई का भी आंकड़ा नहीं पार कर पा रहा है। 12 जिले ऐसे बताए जा रहे हैं जहां पर हालात काबू में है और वहां पर कोरोना संक्रमण की दर जो है वो 10% से भी कम है। तो क्या सवाल अब ये उठता है कि क्या इन 12 जिलों के प्रशासनिक अमला जो है ये बेहतर तरीके से काम करा पा रहे हैं, ये सुचारू रूप से लोगों को समझा पा रहे हैं, अन्य जिले के अधिकारी नहीं करा पा रहे हैं? वो देखिए ना, बात करें पंजाब में, अगर हम अमृतसर की बात करें, लुधियाना, पटियाला, जलंधर की बात करें, बठिंडा की बात करें, ये पंजाब के 6 जिले हैं जो मेट्रो सिटी हैं पंजाब के। यहाँ काफी कह सकते लोगों की गिनती भी काफी और काफी शहर, बड़े शहर भी हैं। तो और अगर हम लुधियाना की बात करें, अमृतसर की, जलंधर की, तो यहाँ माइग्रेशन पॉपुलेशन भी काफी है और इंडस्ट्री भी है। तो ये कह सकते हैं। हम फिरोजपुर की बात करें, बॉर्डर पे, ये बिल्कुल पाकिस्तान के बॉर्डर पे ये जिला है। तो वहाँ कैसे ग्रामीण लोग काफी हैं और यहाँ इतना ज्यादा है नहीं, लेकिन जितने बाकी जो जिले हैं वहाँ काफी कह सकते हैं कि भीड़ भाड़ रहती है और दूसरा इंडस्ट्री भी है। जानकारी देने के लिए जगतार सिंह बुल्लर जुड़े हुए थे हमारे सहयोगी फोन लाइन पर। तो जिस तरीके से इन 12 जिलों में मामले बेहद कम बताए जा रहे हैं। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। कोविड-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਨੇੜਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ www.cowin.gov.in/home ਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੰਬਰ, ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। ਟੀਕਾ ਲਗਾਓ, ਪਰਿਵਾਰ ਬਚਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਹਿਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की तरफ। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शनिवार को प्रेस को संबोधित करते हुए दिल्ली के कोटे में मिलने वाले ऑक्सीजन की स्थिति को उजागर किया। दरअसल केंद्र सरकार से दिल्ली में प्रतिदिन 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति को सुनिश्चित करने की अपील की है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि दिल्ली को रोजाना 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है और इसके साथ ही कोरोना बेड्स और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की स्थिति में दिल्ली को रोज 976 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत होगी। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली को पहली बार 5 मई को 730 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति की गई, लेकिन उसके बाद 6 मई को 577 मैट्रिक टन और 7 मई को 487 मैट्रिक टन की आपूर्ति ही की गई है। जबकि दिल्ली में केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों का प्रयोग कर अस्पतालों में बेड्स की संख्या और एक एक मरीज की जांच कर यह पाया गया है कि यथास्थिति में दिल्ली को रोज 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से दिल्ली को रोज 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति करने की बात भी कही है, लेकिन दिल्ली को उसके कोटे की ऑक्सीजन मिल नहीं पा रही है और कम आपूर्ति होने पर अस्पतालों की ऑक्सीजन की जरूरत को पूरा करना मुश्किल हो पाता है। तो ऐसे में मनीष सिसोदिया ने कहा कि हमें उम्मीद है कि भारत सरकार हमारा पूरा सहयोग करेगी और दिल्ली में ऑक्सीजन की सप्लाई को कम नहीं होने देगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के अनुसार भारत में प्रतिदिन सरप्लस ऑक्सीजन उत्पादन होता है। भारत में रोज 10,000 मैट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन होता है, लेकिन खपत केवल 7 से 8,000 मैट्रिक टन ही है। उन्होंने कहा कि भारत में ऑक्सीजन की कमी नहीं है, पर केंद्र सरकार को और बेहतर प्रबंधन करने की जरूरत है ताकि सभी राज्यों को उनकी मांग के अनुरूप ऑक्सीजन मिल सके। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजीव तिवारी जुड़ चुके हैं दिल्ली से। राजीव, जिस तरीके से मनीष सिसोदिया ने बात कही है कि केवल एक ही दिन उन्हें 730 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति की गई है, जबकि उन्हें कम से कम 700 मैट्रिक टन दिल्ली में ऑक्सीजन चाहिए। उसके बाद फिर आलम यह रहा कि केंद्र सरकार द्वारा 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं कराई गई है। और क्या कुछ जानकारी है आपके पास? इस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार केंद्र सरकार के आगे गुहार लगाती नजर आ रही थी कि बार बार कहा जा रहा था कि दिल्ली को ऑक्सीजन चाहिए और 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन प्रतिदिन चाहिए, मगर जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की तरफ से भी कहा गया था कि हम ऑक्सीजन उपलब्ध करा रहे हैं, मगर एक दिन ही 730 मैट्रिक टन ऑक्सीजन दी गई थी। उसके बाद फिर वही आलम, यानी कि 400 मैट्रिक टन 500 मैट्रिक टन इतनी ही मात्रा के अंदर ऑक्सीजन उपलब्ध कराई गई। मगर जिस तरीके से अस्पतालों के अंदर केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि बेडों की संख्या बढ़ाई जाए मरीजों को ताकि राहत मिल सके, मगर अगर दिल्ली सरकार अस्पतालों के अंदर बेड की संख्या बढ़ाती है, यानी कि मरीजों की संख्या कहीं ना कहीं कवर करने के लिए बेडों की संख्या बढ़ाती है, तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन भी उतनी ही चाहिए, यानी कि 900 मैट्रिक टन पर डे के हिसाब से उनको चाहिए। मगर अभी भी 700 मैट्रिक टन दिल्ली सरकार बार बार केंद्र सरकार से बोल रही है और इसको लेकर कहीं ना कहीं हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया गया था कि केंद्र सरकार उनको ऑक्सीजन पूरी नहीं दे पा रही है और लगातार केंद्र सरकार की तरफ से ऑक्सीजन मुहैया होनी चाहिए। मगर कहीं ना कहीं ये जरूर है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार की तरफ से ऑक्सीजन दी जा रही है उसमें कहीं ना कहीं देरी हो रही है या फिर कहीं ना कहीं कटौती की जा रही है, क्योंकि और राज्यों के अंदर जरूर ऑक्सीजन जितनी चाहिए उनको उतनी दी जा रही है, मगर दिल्ली के साथ ही इस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है। मगर जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, तो कहीं ना कहीं इस स्थिति को संभालने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को मिलकर काम करना चाहिए था। मगर बात करें जिस तरीके से भारत के अंदर 10,000 मैट्रिक टन ऑक्सीजन रोज उपलब्ध हो सकती है, तो कहीं ना कहीं स्थिति को संभालने के लिए राजू, आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल एक वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। गुरु तेग बहादुर दिल्ली विखे स्थित है 9वें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी दी अडोलता दा प्रतीक गुरुद्वारा सीसगंज साहिब। सतगुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲਾਲੁਦੀਨ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ।
ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਸ਼ਿਸ਼ੋਭਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੀ ਸਥਿਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਾਥਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ। ਲੱਖੀ ਸਾਹਿਬ ਵਣਜਾਰੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਧੜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਿਸ਼ੋਭਤ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਧੜ ਦਾ ਬੜੇ ਹੀ ਸਨਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। लगातार जिस तरीके से ऑक्सीजन को लेकर के दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच तनातनी जंग छिड़ी हुई है और हमारे साथ राजीव तिवारी लगातार जुड़े हुए हैं। राजीव, जिस तरीके से ये आरोप प्रत्यारोप का दौर दोनों के बीच चल रहा है, वो दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच में, लेकिन इन दोनों आरोप प्रत्यारोप के बीच में जो पिसती है वो तो जनता पिस रही है ना। बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में, यानी कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी और केंद्र की भाजपा सरकार, वो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में जनता जरूर पीछे है। क्योंकि जिस तरीके से बात करें अस्पतालों की, तो अस्पतालों के अंदर जितनी हालात सुधरने चाहिए थे उतनी अभी सुधरते नजर नहीं आ रहे। क्योंकि जिस तरीके से लगातार दिल्ली के अस्पतालों के अंदर डॉक्टर है वो बार बार कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी है, बेडों की कमी है, मगर निरंतर दिल्ली सरकार कोशिश जरूर कर रही है बेडों की संख्या बढ़ाने की, मगर उसके साथ साथ ऑक्सीजन भी जितनी चाहिए उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। और केंद्र सरकार बार बार कह रही है कि हम ऑक्सीजन मुहैया कराएंगे, हम ऑक्सीजन भेज रहे हैं, हम ऑक्सीजन भेज रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं उसके अंदर कमी देखने को मिल रही है। क्योंकि दिल्ली सरकार बार बार कह रही है कि हमें 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन चाहिए और ऑक्सीजन उतनी नहीं मिल पा रही है। मगर वही कहीं मनोज सिसोदिया ने कल भी प्रेस वार्ता करके कहा कि दिल्ली के अंदर लगभग 4 से 5 दिन की ही वैक्सीन भी रह चुकी है, यानी कि वैक्सीन की भी अब कमी होने वाली है और केंद्र सरकार के द्वारा कहा जाएगा कि वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी। मगर जब तक केंद्र सरकार इस चीज को गौर करती है तो कहीं ना कहीं इसमें थोड़ी सी देरी होती है और देरी के बाद कहीं ना कहीं इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि अगर इन नेताओं का जिक्र किया जाए तो इन्हें तो ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, क्योंकि जाहिर है इनके लिए पहले से बेड उपलब्ध होते हैं, पहले से बेड वहां पर बुक होते हैं हॉस्पिटलों में, अगर जिक्र किया जाए। लेकिन जनता पिस रही है, तो क्या केंद्र सरकार की तरफ से अब किसी तरीके का कोई आश्वासन दिया जा रहा है कि दिल्ली सरकार को उसे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जाएगी? देखिए, बिल्कुल बताइए, जिस तरीके से लगातार जो ऑक्सीजन के लेकर कहीं ना कहीं राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में तनातनी चल रही है, उससे कहीं ना कहीं भाजपा के जो जयप्रकाश जो मेयर है एमपीडी के, उनसे भी हमने कल जानने की कोशिश करी थी कि और दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की कमी क्यों है। तो उन्होंने भी कहा कि दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की कमी नहीं है, केंद्र सरकार प्रॉपर अस्पतालों के अंदर ऑक्सीजन। फिर वही आरोप और प्रत्यारोप का दोनों दौर शुरू हो गया। मतलब वो कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है और दिल्ली सरकार कह रही है ऑक्सीजन की कमी है। चलिए, आप नजर बनाए रखिए और अब आपसे पल पल के अपडेट लेते रहेंगे और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में जंबियन आर्मी के सर्जन कॉर्पोरल रैक के एक एक्स आर्मी ऑफिसर को 26 करोड़ की 4 किलो हेरोइन के कंसाइनमेंट के साथ गिरफ्तार किया है। जंबियन आर्मी का रिटायर्ड ऑफिसर केनिथ मुलोवा 4 किलो की हेरोइन कंसाइनमेंट के साथ इथोपिया के एडिस अबाबा से दुबई और दुबई से दिल्ली और इसके बाद दिल्ली से मुंबई पहुंचा था। जांच एजेंसियों को बचने के लिए इस जाम्बियन एक्स आर्मी ऑफिसर ने यूनिक मोड्स ऑपरेंडी अपनाई थी। अपनी आर्मी एक्सपर्टीज का इस्तेमाल कर आरोपी ने बेहद संजीदा तरीके से हेरोइन की 4 किलो की कंसाइनमेंट को बैग के चारों हिस्से में एंटी थर्मल कवर के बीच कंसील किया था ताकि स्कैनर में उसे डिटेक्ट ना किया जा सके। इसके बाद आरोपी इथोपिया से जब दुबई पहुंचा तो दुबई एयरपोर्ट पर उसने बैग छोड़ दिया और वहां से दिल्ली और दिल्ली से मुंबई 2 दिन पहले पहुंचा। मुंबई एयरपोर्ट पर उसने अपने बैग की मिसिंग की शिकायत दर्ज करवाई और एयरपोर्ट से निकलकर वो मुंबई के जुहू स्थित एक होटल में ठहरा। एनसीबी के इस ड्रग सप्लायर के मोड्स ऑपरेंडी की भनक पहले से ही लग चुकी थी। बता दें कि जब इस जाम्बियन एक्स आर्मी ऑफिसर का बैग मुंबई पहुंचा तो एयर इंडिया के कर्मचारी बनकर एनसीबी ने केनिथ मुलोवा को यह बैग सौंपा और रंगे हाथों गिरफ्तार भी कर लिया। पिछले कुछ समय में हेरोइन की यह सबसे बड़ी कंसाइनमेंट एनसीबी ने पकड़ी है। पकड़ी गई हेरोइन अफगानिस्तान की बताई जा रही है, जबकि पकड़ा गया जाम्बियन एक्स आर्मी ऑफिसर केनिथ मुलोवा कुछ महीने पहले ही
जाम्बियन आर्मी के कम्बेट ऑपरेशन में गोली लगने के बाद घायल हुआ था और मेडिकल ग्राउंड पर आर्मी से सेवानिवृत्ति भी हो गया था। कल रात देर रात कल मुंबई एनसीबी की कार्रवाई में 4 किलो हेरोइन पकड़ी गई है। उसके अलावा रेड हैंडेड एक जाम्बिया नेशनल भी पकड़ा गया है इस हीरोइन को हैंडल करते हुए, और बाकी की और आगे की कार्रवाई की जानकारी ले रहे हैं अभी। सर, किस तरीके से ये पूरा जो ड्रग था वो ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था दुबई से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई, किस तरीके से था वो बताएं। ये ड्रग जो पर्सन जिसे इंटरसेप्ट किया गया है ये एडिस अबाबा से आ रहे हैं, और जाम्बिया नेशनल है एडिस अबाबा से दुबई, दुबई से दिल्ली और दिल्ली से मुंबई की ट्रैवल की होगी। सर, किस तरीके से पूरा काम कर रहे थे ये, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। कहाँ पे था, बैग में किस तरीके से छुपाया गया? बैग में ये टोटल 4 किलो कंसील था। काफी हाई मोडस ऑपरेंडी इन्होंने यूज किया था। हाईटेक वे में इसे कंसील किया गया था, बट एनसीबी के द्वारा ये इंफॉर्मेशन मिलने के बाद में इसे एक्सपोज किया। सर, एनसीबी पिछले 2 दिन से इस पे नजर रख रही थी। ये मुंबई 2 दिन पहले आए हुए हैं। काफी गाइडलाइंस वॉयलेट करने के बाद ये ओपनली ही वाज रोमिंग अराउंड इन द सिटी। 2 दिन से इसके ऊपर वॉच भी एनसीबी द्वारा की जा रही थी, एंड उसके बाद 2 दिन बाद उसका बैग आया, एंड देन वी कॉट। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सत्यप्रकाश सोनी मुंबई से जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, जाम्बिया का पूर्व सेनाधिकारी रंगे हाथों पकड़ा गया है। लगभग 26 करोड़ रुपए की ये हीरोइन बता जा रही है तस्करी में शामिल था, और क्या कुछ जानकारी है आपके पास? ने एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई करते हुए अब तक की सबसे बड़ी हीरोइन की कंसाइनमेंट को जो है पकड़ा है। ऐसे में जानकारी मिल रही है कि जाम्बियन आर्मी के एक अधिकारी को जो है पकड़ा है मुंबई के एयरपोर्ट से, जो इथियोपिया से इबाबा से दुबई के बाद दिल्ली के बाद मुंबई जो है आया था। ऐसे में जिस तरह का मोडस ऑपरेंडिस का उपयोग कर रहा था वो पहले ही एनसीबी को पता थी। एनसीबी ने बाकायदे उसके ही चाल के हिसाब से चाल चली और उसको मुंबई के एयरपोर्ट से धर दबोचा है। बिल्कुल सत्यप्रकाश, जिस तरीके से ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है और बड़ी उपलब्धि एनसीबी की मानी जा रही है, क्या कुछ पता चला है कि आखिर एनसीबी को लीड कैसे मिली थी, या इसी के टीम में किसी व्यक्ति ने एनसीबी को लीड देने का काम किया था? कैसे लीड मिली थी ये? देखिए मोहित, एनसीबी ने अब तक 2 दर्जन से ज्यादा ड्रग पेडलर और ड्रग के कारोबारियों को गिरफ्तार कर चुकी है। तमाम लोगों से पूछताछ भी लगातार कर रही है। इस पूछताछ में एनसीबी को तमाम तरह के मॉडल्स और तमाम तरह के इनपुट मिले हैं। इसी इनपुट का सहारा लेते हुए एनसीबी ने एक बार फिर से जाम्बिया के जो एक्स आर्मी ऑफिसर को गिरफ्तार किया है। उसने किस तरह से मॉडल्स अपनाया था, किस तरह की मॉडल्स अपनाने वाला, इसकी जानकारी एनसीबी को पहले थी। लिहाजा एनसीबी ने जैसे ही जाम्बिया से उसकी बैग मुंबई एयरपोर्ट पहुंचती है, एयर इंडिया का कर्मचारी बनकर एनसीबी के तमाम अधिकारी जो है आरोपी इनोवा को जो है गिरफ्तार करते हैं। उसके पास से जिस तरह से बैग मिली है, बैग में जिस लिहाजन में जिस तरीके से उसने 4 किलो हीरोइन को छुपा रखा था वो बेहद चौंकाने वाला है। आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से एक बैग के अंदर फेविकोल से चिपकाकर 4 किलो हीरोइन रखा गया था। इतना ही नहीं, बैग को दुबई में ही छोड़ दिया गया था। ये एक आकर की वो मिसिंग हो गई है। उसके बाद मुंबई पहुंचता है और मुंबई में कंप्लेन दर्ज कराता है कि मेरी बैग दुबई में छूट गई है, इस तरह की बैग है। इसी कंसाइनमेंट के आधार पर जो है एनसीबी लगातार इंतजार कर रही थी कि दुबई वाली वो बैग मुंबई कब आएगी। जैसे ही मुंबई पहुंचती है उसके बाद एनसीबी की टीम एयर इंडिया के कर्मचारी बनकर बैग को भी तावे में लेते हैं। उसके बाद बैग को लेने वाला जो शख्स है एक्स आर्मी, उसको भी तावे में लेते हैं। उसको पूछताछ की जाती तो पता लगता है कि 4 किलो हीरोइन है, जिसकी इंडियन कीमत करीब 26 करोड़ रुपया बताई जा रही है। लेकिन क्या जिस तरीके से आरोपी पकड़ा गया है, एनसीबी ने हिरासत में ले लिया है और उसने क्या कुछ कबूला है उसके गैंग में, आखिर ये मुंबई तस्करी के लिए लाया था, तो क्या किसी पहले से इसको कोई ये मंगाई गई थी हीरोइन, उसको लेकर के ये आया था? किसी तरीके की और कोई जानकारी मिल पाई अभी तक? जी मैं देखिए, मुंबई में बॉलीवुड इंडस्ट्री है। बॉलीवुड इंडस्ट्री में बिना ड्रग्स के रह नहीं सकता। अरे ये प्रमाण जो है खुद एनसीबी ने कई बार खोले हैं कि एनसीबी
बॉलीवुड इंडस्ट्री में लगातार ड्रग्स का जाल फैला, उसको तोड़ने की एनसीबी पूरी कोशिश कर रही है। लिहाजा देश के अन्य राज्यों में सबसे ज्यादा खपत ड्रग्स की मुंबई महाराष्ट्र में है। लिहाजा कई किसी भी देश से अगर ड्रग्स लाया जाता तो जाहिर तौर पे मुंबई के जरिए लाया जाता है, क्योंकि मुंबई में जो है डॉकयार्ड है, मुंबई में तमाम सुविधाएं हैं, मुंबई में एयरपोर्ट है, मुंबई में समुद्री किनारा है। लिहाजा इस वजह से भी एक आसानी होती है। और सबसे बड़ी अहम बात कि इजी मनी के तौर पे भी जो है ड्रग्स का सप्लाई होता है, इजी मनी के तौर पे भी जो ड्रग्स का खेप एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। चलिए, तमाम सारी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश जी। तो जिस तरीके से ये मुंबई में एनसीबी को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। तो राजधानी लाइव में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। ANB न्यूज ने ठाना है, कोरोना को हराना है। आपके हित में जारी। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। गुरु तेग बहादुर सिमरिए करनो निध आए ताए। श्री गुरु तेग बहादुर जी दी अलौकिकता नूं बयान करता गुरुद्वारा बड़ी संगत वाराणसी। ਇੱਥੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਤੇ 7 ਮਹੀਨੇ 13 ਦਿਨ ਤਪ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੰਗਾ ਦਾ ਸੋਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੋੜੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੱਥ ਲਿਖੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼ੋਭਾਇਮਾਨ ਨੇ। गुरु साहिब जी दी शांति, सरलता अते सहजता दी रूपमानी करदे इस पवित्र स्थान दे दर्शन कर संगतां निहाल होंदियां हन। वाहेगुरु